ये 3-4 कानूनी बिंदु थे जिसको मैं समझाना चाहता हूं आपको। पहला, कि पहली बार ऐसा हुआ है, बड़ा विचित्र बात है और हमारे मानना है कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्या है सही क्या गलत है वो उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा बाद में, अभी मामला लंबित है। लेकिन पहला बिंदु ये है कि 2003 के इलेक्टोरल रोल पे समझ लीजिए 100 लोग हैं, आप 100 के 100 लोग 2003 में हैं और 2003 जिसको अब 25 से 22 वर्ष हो गए, उसके बाद लगभग मान लीजिए 100 लोग और या 200 लोग और उसमें जुड़े हैं उस लोग। तो इस प्रशासनिक आदेश द्वारा चुनाव आयोग के ये कहा गया है कि 2003 वाले लोगों को हम नहीं देखेंगे, नहीं छुएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया जो अब चल रही है उसके अंतर्गत हम हर उस 2003 के बाद वाले व्यक्ति को एक संदिग्ध कैटेगरी में डाल देंगे। संदिग्ध कटघरे में प्राथमिक रूप से उसको यह बताना पड़ेगा हमें कि कैसे वो नागरिक है, कैसे उसका लोकस है, नहीं तो उसको हटा देंगे हम। यद्यपि वो हमारे इलेक्टोरल रोल में पिछले 22 साल से है, पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 2 साल से है, 2003 के बाद। और जो जिम्मेवारी है ये सिद्ध करने की, ये चुनाव आयोग की नहीं है। कोई कंप्लेनेंट आप जैसा जाके बोले कि साहब ये आदमी नहीं है सिटीजन, उसकी नहीं है। उल्टा ये जो संदिग्ध कैटेगरी है 2003 के बाद वाले लोगों की, उनको अपने आप जिम्मेवारी, ओनस को उल्टा कर दिया है, बर्डन को उल्टा कर दिया है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा किस प्रकार से आपके पास इनमें से दस्तावेज हैं कि नहीं। ये प्रथम बिंदु है कि इस प्रकार से आप पुराने जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो याचक हैं, अर्जी देते हैं नए वोटर बनने के लिए। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो याचक हैं, अर्जी देते हैं नए नागरिक बनने के लिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो इलेक्टोरल रोल में 2003 से बैठे हैं, कोई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। और दूसरा बिंदु इससे संबंधित कि आप जो 2003 के बाद के हैं लोग, वो सिर्फ 3 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। उनका समय सीमा दिए, मैं आपको डिटेल से बोर नहीं करूंगा। और 3 कैटेगरी में आपको ये दस्तावेज देने से ही सिर्फ आप अपने आप को ये टेस्ट को आप सफल हो सकते हैं। टेस्ट के अंदर क्या है वो 3 समय सीमा। समय सीमा 1 में अगर आप पढ़ते हैं 2003 के बाद वाले लोग, तो उसमें आपको अपने खुद का जन्म दिवस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी मेरे को अपना। अगर आप दूसरी समय सीमा में पढ़ते हैं तो मेरे को अपना या मेरे माता या मेरे पिता, दोनों में से एक का। और तीसरे में मुझे अपना, मेरे माता का और मेरे पिता का, तीनों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप ये सिद्ध नहीं करते हैं तो फिर आप उस 2003 की बाद वाली इलेक्टोरल रोल जो प्रकाशित हो चुकी इतने वर्षों, उसमें नहीं रह सकते। मैंने मजाक में कहा, जजेस को भी मैंने कहा कि साहब ये बहुत संदेह की बात है कि दिल्ली में कौन से ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जो अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट ला सकें। अपने माता या पिता की बात तो दूर है, मैं अपना सर्टिफिकेट आसानी से, कि मुझे पूर्व सूचना नहीं हो कई महीनों की, तो नहीं दे सकता बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये था मूल मुद्दा, जो एक संदिग्ध कैटेगरी बनाना, एक जिम्मेवारी उल्टा करना, बर्डन ऑफ बदलना। तीसरा था कि ये सब किया गया एक प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा। कानून में कोई बदलाव नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है जो मूल ढांचा जो कानून का है इस विषय पे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कोई स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन नहीं है, एक प्रशासनिक आदेश है, एक प्रेस नोट है। और ये अधिकार क्षेत्र, जो तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से एक तरफ देखता है, एक कसौटी को देखता है, नागरिकता। तो बड़ा सरल आंसर है, नागरिकता की कसौटी को देखने का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग में नहीं है। नागरिकता हो या न हो, या जो एक स्थापित वोटर लिस्ट में व्यक्ति है उसकी नागरिकता के कारण हटाया जाए कि नहीं, वो किसी और ट्राइब्यूनल को, कभी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल होगा, कभी एमईए होगा, कभी सरकारी एक प्रक्रिया होगी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, वो एक अलग एक्ट है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पिछले
75 साल में कभी ये नहीं कहा गया कि हम आपके दस्तावेज देखेंगे एक मूल उद्देश्य के साथ कि नागरिकता आपकी कहाँ है। तो नागरिकता का अधिकार क्षेत्र भी आपके आसपास नहीं आता चुनाव आयोग को। ये तीसरा अहम मुद्दा हमने उठाया है। मैं किसी मुद्दे की मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हमने क्या मुद्दे उठाए, उनमें निर्णय क्या होगा वो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, मेरा नहीं, आपका नहीं। चौथा, हमने कहा कि एक बहुत पुराना निर्णय है उच्चतम न्यायालय का ही, उसका नाम है लाल बाबू हुसैन, जिसने कहा है कि नागरिकता के विषय में और जो ये कैटेगराइजेशन है दो तरह का, एक तो वोटर जो लिस्ट में आना चाहता है पहली बार, और दूसरा वोटर जो लिस्ट में बैठा है ऑलरेडी कई वर्षों से। ये दो अलग कैटेगरी हैं। जहां तक दूसरे कैटेगरी, उच्चतम न्यायालय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जहां तक दूसरे कैटेगरी का सवाल है, आप उसको हटा नहीं सकते जब तक कि एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया न हो। न्यायिक प्रक्रिया मतलब होता है कि ये महिला मेरे विरुद्ध एक ऑब्जेक्शन करेंगी, मैं उस ऑब्जेक्शन का जवाब दूंगा, एक निष्पक्ष तीसरा जज उसका निर्णय करेगा और उस निर्णय के बाद मैं हटूंगा। आज चुनाव आयोग प्रशासनिक एक सूचना द्वारा ये कर रहा है, वो भी कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, बहुत अल्प समय में। पांचवा बिंदु था हमारा कि ये जो संदिग्ध कैटेगरी मैंने बोली, ये लगभग 4.9 यानी 5 करोड़ की कैटेगरी है। 5 करोड़। भारत का सबसे ज्यादा वोटर वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पे आता है बिहार। टोटल लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, उसमें से 5 करोड़ इस संदिग्ध कैटेगरी में आ गए। फिगर बदलता रहता है, 4.9 4.4 से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसमें से आप 2 करोड़ को भी निष्कासित कर देते हैं, डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हैं, वोट बंदी कर देते हैं, तो चुनाव कैसा? चुनाव का सबसे अहम एक पुराना सिद्धांत है हमारे कानून का कि एलपीएफ, लेवल प्लेइंग फील्ड, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है चुनाव का, वोटर का, और चुनाव और वोटर और लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है गणतंत्र लोकतंत्र का, और लोकतंत्र गणतंत्र आधार है बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का। इसका मतलब है कि अगर मैं संविधान संशोधन द्वारा भी कहूं कि लोकतंत्र में ये नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है या 1 पर्सन 1 वोट नहीं आवश्यक है, तो वो मूल ढांचे का संविधान संशोधन अपने आप में असंवैधानिक होगा, क्योंकि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही एक विशेष, स्पेशल, अजीबोगरीब प्रसंग था। छठा हमने जो बिंदु किया बड़ा रोचक है और बड़ा दयनीय है। क्या है वो? आप और हम पिछले 15 वर्ष से अगर छींकते हैं तो भी हमको आधार दिखाना पड़ता है। आधार हमारा आधार है। रेलवे स्टेशन से दुकान, अस्पताल से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से हवाई जहाज, कहीं जाइए, पहली चीज है आधार कार्ड। और मैं उसकी बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये स्थापित एक प्रक्रिया है। नंबर 2, उससे भी ज्यादा विचित्र विडंबना, इस आधार को, क्योंकि जब ये आधार आया था तब चुनाव आयोग का कानून कई वर्षों से चल रहा था, उस कानून में इसका जिक्र नहीं था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को हाल में कुछ वर्ष पहले अमेंड किया गया, संशोधित किया गया, अगर जिसको इंटरेस्ट है वो अनुच्छेद 23(4) के अंतर्गत, और आधार को उसमें पूरी तरह से स्थापित किया गया एक्ट के अंदर, संशोधन द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। तो यानी आधार का लोकस है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो खुद कार्ड इशू करता है, जो आपके पास भी मेरे पास भी, इसको इलेक्शन कमीशन कार्ड कहते हैं, कुछ लोग उसको ईपीआईसी कार्ड कहते हैं, वो किसका कार्ड है? चुनाव आयोग का कार्ड है। वो उसको कहते हैं वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तीसरा, खैर एक हम सब जानते हैं, राशन कार्ड, खासतौर से बिहार जैसे इलाके में। अब मजे की बात यह है कि तीनों, उसके अलावा बहुत सारे और कार्ड हैं, तीनों के बावजूद चुनाव आयोग तीनों को निरस्त कर सकता है, इग्नोर कर सकता है इस आदेश के पहले। यानी आप तीनों लेके जाएं या उनमें से 2 लेके जाएं तो कह सकता है कि ये पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आप जाके वो लेके आओ, बर्थ सर्टिफिकेट खुद का या खुद का माता पिता के साथ, और या दोनों तीनों के साथ। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि जहां सबका देश का आधार बना रहा है सहारा, वहां ईसी ने उसका कर दिया है किनारा। इसका तो कोई समझ नहीं आया। मैंने कहा था कि इंडिया लिव्स ऑन आधार, फ्रॉम रैशंस टू रेल,
बट फॉर इलेक्शंस इट इज सडनली बिकम अ फेरी टेल। ये चुनाव आयोग ने एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, और उसके अलावा जो फॉर्म है स्टैट्यूट के अंदर, कानून के अंदर, एक्ट के अंदर, इसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं, फॉर्म 4, फॉर्म 6, फॉर्म 8, कोई भी बदला नहीं गया है, वैसा वैसा पुराना है। एक प्रशासनिक आदेश द्वारा कहा है कि आप हमको ये दस्तावेज दिखाओ। फिर हमने बात की लॉजिस्टिक्स की, क्या किस प्रकार से इसको आप कार्यान्वित कर सकते हैं, जमीनी सच की। 25 तारीख थी जुलाई की इस आदेश के अंतर्गत। ये तो हमारी याचिका दर्ज करने के बाद इसकी तारीख 4 अगस्त बनाई गई, और 4 अगस्त में भी कुछ फाइल नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म फाइल करना है, उसके साथ कोई दस्तावेज नहीं देने। ये संशोधन किया है। तो एक्चुअली इस प्रक्रिया इतनी बड़ी 4.5 करोड़ के लोगों की संख्या को लगभग 2-2.5 महीने में असिस्ट करना ऐसे कार्ड लेने के लिए एक असंभव प्रक्रिया है, एकदम असंभव है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, और कितने भी सैकड़ों लोग आप लगाएंगे, उसमें अगर एरर मार्जिन कितना भी हुआ, 2 करोड़ का भी हुआ, तो आप बहुत बड़ा हनन कर रहे हैं लोकतंत्र और गणतंत्र का। हमने एक और बात कही जो बहुत विचित्रता है इसके बारे में। वैसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ IR लिखा है एक्ट में, और बाकी होता है एक समरी IR। तो या तो होता है IR या समरी IR। इसके 2 बड़े विचित्र बात है। पहली बात कि 2003 में आपने किया था, 2003 के बाद 10 चुनाव हो गए बिहार में, 5 लोकसभा, 5 असेंबली। 10 चुनाव में आपको कोई आपत्ति नहीं थी बिना SIR के। आपको करना भी इस बार है तो दिसंबर में करिए, चुनाव के बाद। आपने चुनाव से लिंक क्यों किया इसको? 2 महीने जब बचे चुनाव में, 3 महीने बचे, तब क्यों लिंक किया? अगर 10 चुनाव हो गए बिहार में तो आप 2 महीने बाद इसको विस्तृत रूप से करते चुनाव के बाद। किस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं? दूसरा, जो 2003 में आपने किया तो चुनाव असेंबली के 2 वर्ष दूर थे, 2005 में हुए थे। आपने 2003 में प्रक्रिया की। 2003 में आपने प्रक्रिया की तो 2000 लोकसभा के चुनाव 2004 में 12 महीने दूर थे। इस बार आपने जून के अंत में घोषणा की और अंत करने का इरादा था अगस्त में, अब आपने बढ़ा के 1-2 महीने बढ़ा दिया है। तो ये किस प्रकार का मजाक है? और अगर 10 चुनाव हो सकते हैं इस आधार पे, तो एक और चुनाव होने दीजिए, उसके बाद करते अच्छी रूप से। आखिर ये पूरा खेल है विश्वसनीयता का ना। आज आपकी विश्वसनीयता कहां पर है? महाराष्ट्र के बाद और चीजों के बाद और डिस्क्लोज नहीं करने के बाद और आरोप प्रत्यारोप के बाद, तो विश्वसनीयता अगर आप बढ़ाएंगे तो इसमें अच्छा आप ही का होगा। और इसके अलावा हमने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया इस रफ्तार से चल रही है, जबकि पूरा देश और चुनाव आयोग सब देश से पहले जानता है कि बाढ़ और माइग्रेशन अपना श्रमदान देने के लिए सबसे पीक में होता है जुलाई अगस्त में। आप जानते हैं जुलाई अगस्त में पंजाब और हरियाणा या और भी जगह देख लीजिए तो रोपने का टाइम है। बिहार के सबसे ज़्यादा लोग उस वक्त रोपने के लिए जाते हैं। जिन इलाकों में, उत्तर बिहार में या और इलाकों में बाढ़ आती है, वहाँ पर आप अपने उसी स्थान पर जाएं जहाँ आपका घर खड़ा था, आप घर को पहचान नहीं सकते। तो ये बेचारे व्यक्ति, और सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इसका पड़ता है श्रमजीवियों पे, मजदूरों पे, अल्पसंख्यकों पे, पिछड़े नहीं, पिछड़ों में सबसे ज़्यादा पिछड़ों पे, गरीब पे। वो बेचारा अपने परिवार को बचाएगा, अपने आप को बचाएगा, अपनी आजीविका करेगा, या भागता फिरेगा पागलों जैसे इन दस्तावेजों के लिए।